3 में से 3 कांग्रेस की झोली में आए। वहीं मध्य प्रदेश में किसी को बीजेपी तोड़ के ले गई, हमारे यहां से बाई इलेक्शन होना पड़ा और बीजेपी उस सीट पर हार गई। हम वहां जीते, 2 में से 1 हमारे झोली में आई। ठीक वैसे ही पंजाब, राजस्थान, केरला में हम बाई इलेक्शंस में, अभी काउंटिंग कई जगह खत्म नहीं हुई है तो मैं आपको पूरे आंकड़े नहीं दे रहा, लेकिन इस तरह से हमारी झोली में 1 सीट, कहीं 2 सीट ऐसे आई। झारखंड में जहां एक प्रयोगशाला बनाने की कोशिश आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी इलाकों में की, हेमंता बिस्वा शर्मा उनके पोस्टर बॉय बने। पोस्टर बॉय ने वहां कोई कसर नहीं छोड़ी, वहां एक ऐसी लैबोरेटरी बनाने की कोशिश की और उनको लगा कि वो सफल होंगे, जहां योगी आदित्यनाथ जी पोस्टर बॉय नंबर 2 बनकर आए और ऐसे ऐसे नारे झारखंड में दिए और ऐसे मंदबुद्धि तरीके से वो कैंपेन चलाया गया कि अपनी ही सरकार, अपनी ही केंद्र सरकार के विरोध में नारे दिए गए कि साहब घुसपैठिए घुस गए, 10 साल से आप सरकार में हैं, झारखंड का तो किसी और देश से बॉर्डर भी नहीं है, लेकिन घुसपैठिए आ गए। तो क्या आदित्यनाथ जी राजनाथ जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अमित शाह के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे? आजकल सुना है आपस में सबकी बड़ी तनी हुई है। कौन क्या कर रहा था नहीं मालूम, झारखंड के लोगों ने इस तरह की राजनीति को सिरे से ठुकराया और एक काम करने वाली सरकार को फिर से जिताया, अच्छे बहुमत से जिताया। आप में से कई साथी बड़े चिंतित थे, साहब कांग्रेस तो सिंगल डिजिट में रहेगी, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और चिंता आपकी मैं समझ सकता हूं। कांग्रेस ने अपनी परफॉर्मेंस वहां बहुत अच्छी तरह से आपके सामने रखी, आपको दिखी। झारखंड में जीत तो अपने आप में खुशी देती है, लेकिन झारखंड में इस तरह की राजनीति हारी, इस बात की खुशी और ज्यादा बढ़ जाती है, जिस राजनीति का अभी मैं आपको जिक्र कर रहा था। अब आते हैं हम महाराष्ट्र पे, क्योंकि आप लोग झारखंड कम दिखा रहे हो आज टीवी पे, मैं देख रहा था सुबह से, पता नहीं क्यों, जैसे झारखंड मणिपुर की तरह हिंदुस्तान से बाहर चला गया हो, इसलिए झारखंड पे थोड़ा ज्यादा बोलना चाह रहा था मैं। महाराष्ट्र में जो पैटर्न पिछले कुछ सालों से हमें देखने को मिल रहा है, वो पैटर्न फिर से वहां भी दोहराया गया। आपको मैं एक आंकड़ा देता हूं, चौंकाने वाला आंकड़ा है। जिस महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन, जो कि मोदी जी के नाम पर लड़ा जाने वाला इलेक्शन था, उस महाराष्ट्र ने बीजेपी को हराया था। वो इलेक्शन मतलब मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता था वो राज्य। वही राज्य उसी बीजेपी को 4 महीने 5 महीने के भीतर 148 सीटों में से 132 सीटें दे देता है। ये स्ट्राइक रेट आपको कुछ समझ में आ रहा है? कैसी स्ट्राइक रेट है? या तो यह मान लिया जाए कि महाराष्ट्र मोदी जी के खिलाफ है, माइनस मोदी जी बीजेपी के साथ है। क्या ये मानेंगे? हरियाणा में भी यही पैटर्न था। जिस हरियाणा ने लोकसभा में मोदी जी को हराया, वो हरियाणा बीजेपी में विधानसभा में जिता देता है बीजेपी को। तो क्या मोदी जी के खिलाफ एक माहौल था इन राज्यों में, या बनता जा रहा है हर राज्य में? यह बात आपको कहीं टीवी पे चर्चाओं में नहीं सुनाई देगी, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि 4 महीने पहले मोदी जी के नाम वाला इलेक्शन बीजेपी हारती है, 4 महीने बाद मोदी जी का इलेक्शन नहीं है, राज्य सरकार का इलेक्शन है, बीजेपी की स्ट्राइक रेट 148 में से 132। यह स्ट्राइक रेट संभव है क्या? अगर यह स्ट्राइक रेट संभव है तो क्या मोदी जी के लिए चिंता का विषय नहीं है कि उनके नाम के चुनाव अब वो हारनी शुरू हो गई पार्टी उनकी? यह सोचने की बात है। खैर, यह उनके लिए है चिंता का विषय। हमारी चिंता का विषय है लोकतंत्र, हमारी चिंता का विषय है चुनावी पारदर्शिता, हमारी चिंता का विषय है कि क्या इतने साल इस तरह से पिछले दरवाजे से सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी का रिवर्स हो सकता है क्या बीजेपी के लिए?
कि 148 में से 132 सीटें ले जा सकती है क्या बीजेपी? तो लोकसभा में क्या हो गया था? हमने लगातार शिकायतें करी। बीजेपी की एक महिला नेत्री के घर से चुनाव आयोग की वेबसाइट में घुसकर नाम काटे जाने की शिकायत जयराम रमेश जी ने की थी, महाअघाड़ी के सारे नेताओं ने की थी। जवाब नहीं मिला चुनाव आयोग से। इस तरह से क्या हमारा चुनाव, आप लोग कह सकते हैं और कह भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं, मीडिया पर भी कह रहे हैं, अरे साहब झारखंड जीत गए तब तो नहीं बोलते कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ है। साहब झारखंड, जम्मू कश्मीर, बाई इलेक्शंस, जो असेंबलीज जिनके मैंने नाम लिए, उनको जिताकर वहां लेवल प्लेइंग फील्ड देकर हमें जीतने दिया जाए, ये इस उम्मीद के साथ कि उसके बाद हमारा मुंह महाराष्ट्र में बंद हो जाएगा, माफ कीजिएगा, मुंह बंद नहीं होगा। जहां भारतीय जनता पार्टी को भारी लाभ लेना होता है वो सारे दांव पेच वहीं खेले जाते हैं, बाकी जगह लेवल प्लेइंग फील्ड चलने दी जाए। जहां लेवल प्लेइंग फील्ड होती है वहां के नतीजे आपके सामने हैं। इसलिए इस पे सवाल हम जीतें या हारें, चुनावी प्रक्रिया पे हम सवाल उठाते रहेंगे। जिस देश में बच्चों के एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, वहां हम क्या आंख बंद करके मशीनों पर, आंख बंद करके चुनाव आयोग पर, आंख बंद करके चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं? आप बताइए, एक पेपर एक राज्य में हमें बता दीजिए पिछले 10 साल में जो लीक नहीं हुआ हो। इसलिए जब हम बार बार चुनावी प्रक्रिया की बातें करते हैं, चुनाव ईवीएम्स की पारदर्शिता की बात करते हैं, 99% बैटरीज की बात करते हैं, तो चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी और लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए यह बात करते हैं। आप झारखंड का नतीजा दिखा दिखाकर हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते। हम नहीं चुप होंगे, हम बोलेंगे। और चुनाव आयोग से हम बार बार बोलेंगे। आज तक शेरो शायरी के अलावा हमें कुछ सब्सटैंटिव जवाब नहीं मिलता। जो हमने ऐसे मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, पुणे वाला, लिस्ट दी गई कॉन्स्टिट्यूएंसीज की कि यहां यहां रेड और ग्रीन मार्किंग हो रही है। बीजेपी के नेता रेड मार्किंग मतलब इन नामों को हटा दिया जाए वोटर्स लिस्ट से। हमने लिस्ट दी, उसका जवाब नहीं आया। 99% बैटरीज के बारे में आज तक जवाब नहीं दिया। शेरो शायरी जरूर आई, वो भी बड़ी वाहियात प्रकार की शेरो शायरी थी, उसमें भी कोई मनोरंजन नहीं था। तो इस तरह से अगर चुनाव होंगे और बड़ी शातिर तरीके से हमारा मुंह बंद कर दिया जाए, हम लगातार, हरियाणा में भी हमने ये आवाज उठाई कि, हमने ही नहीं, सिविल सोसाइटी, एनजीओज ने उठाई कि ये वोट शेयर कैसे बढ़ गया, वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ गई। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 12 घंटे में बढ़ता चला जा रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद ये कैसे हो रहा है? जवाब नहीं आता। आज से 5 साल पहले कभी आपके पास ये मुद्दा भी सामने आया था कि ये परसेंटेज कैसे बढ़ रहा है चुनाव खत्म होने के बाद? रोज हर चुनाव के बाद और काउंटिंग से पहले कहीं ना कहीं आपके ही चैनल्स पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये खबरें चलाई जाती हैं, दिखती हैं, वीडियोस दिखाई देते हैं कि बीजेपी के नेता की गाड़ी में ईवीएम मशीन मिली कल नागपुर में, कल रात को, परसों। कोई जवाब नहीं। क्या चुप्पी से चुनाव आयोग अपने आप को, रात की नींद कैसे आती होगी इन लोग? चुप रहना कोई उत्तर होता है क्या? इसलिए इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, इस देश में 54 साल 7 महीने शासन में रहने वाली पार्टी की हैसियत से और प्रमुख विपक्षी दल की हैसियत से हम अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं कि इस तरह के सवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी को बड़े परेशान करते हैं, हम उठाएंगे, क्योंकि हमें आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, हमें लोकतंत्र की चिंता है, हमें इस देश में पारदर्शी चुनाव करवाने की जिम्मेदारी हम अपनी भी मानते हैं। मैं जयराम रमेश जी से आग्रह करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं।
शुक्रिया। पहले तो मैं झारखंड की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे देश के लिए एक नया रास्ता दिखाया है, मार्गदर्शन दिया है। ध्रुवीकरण की राजनीति को निर्णायक तरीके से उन्होंने ठुकराया है। क्या क्या नहीं कहे गए चुनावी अभियान के समय। हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, खुद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने क्या क्या नहीं कहा। और सारा चुनाव झारखंड में सिर्फ एक मुद्दे और एक शब्द पर लड़ा गया, और वो है घुसपैठी। भय पैदा करने की खूब प्रयास की गई, पर एक निर्णायक तरीके से झारखंड की जनता ने अपना जवाब दिया है। हम जनता को बधाई देते हैं, और मैं समझता हूं ये सारे देश के लिए एक सकारात्मक संदेश मिलता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति को हराया जा सकता है, और हम हराकर ही रहेंगे। महाराष्ट्र के बारे में जैसा कि पवन खेरा जी ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि टारगेटेड तरीके से निशाना बनाकर ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो होता है, जो बार बार चुनाव आयोग इस शब्द का इस्तेमाल करता है, इसीलिए हम उसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ा गया है, जानबूझकर, निशाना बनाकर, टारगेटेड तरीके से ये लेवल प्लेइंग फील्ड महाराष्ट्र में बिगाड़ा गया। चुनाव के नतीजे आए हैं, ये अप्रत्याशित हैं हमारे लिए। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे हमारे लिए अप्रत्याशित हैं, हमारे लिए अति आश्चर्यपूर्ण, और मैं समझता हूं ये भी कहा जा सकता है ये अकथनीय है। इसका कोई समझने की कोशिश करेगा वो समझने नहीं पाएगा। कई लोग विश्लेषण कर रहे हैं सुबह से, विकास की जीत हुई है। अकथनीय मीन्स इनएक्सप्लिकेबल। सुबह से विश्लेषण चल रहा है कि विकास की जीत हुई है, और एक एनसीपी अजीत पवार के नेता ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो फेक नैरेटिव था लोकसभा के चुनाव के समय, उसको महाराष्ट्र की जनता ने ठुकराया है। ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए किसी के मन में कि जो हमारा लोकसभा चुनाव में जो एजेंडा था, जो हमने मुद्दे उठाए थे, आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण, संविधान की सुरक्षा, जाति जनगणना, और ये जो मोडानी घोटाले हैं, ये मुद्दे आज भी उतना महत्व रखते हैं और रखेंगे जब लोकसभा चुनाव के समय हमने उठाया था, हमारे नेताओं ने उठाया था, कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया था, राहुल जी ने उठाया था। जाति जनगणना, 50% आरक्षण की सीमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए, मोडानी घोटाला, ये सब मुद्दे रहेंगे, और हम समझते हैं महाराष्ट्र की जनता ने इसको ठुकराया नहीं है। कैसे ये नतीजा आया है, इस पर जरूर हम और जांच करेंगे, इसका विश्लेषण होगा, ये स्वाभाविक है। पर आज हम ये कह सकते हैं कि जो जीता है उनको भी ये अनुमान नहीं था कि ये नतीजा आएगा। हमको तो पहले से ही हम ये मानकर चल रहे थे कि हमें जनादेश मिलेगा,
जनता हमारे साथ है, महाराष्ट्र के किसान नाराज हैं, महाराष्ट्र के जो वर्किंग क्लास है उसके सरकार के खिलाफ है। और एक माहौल जो था महाराष्ट्र में 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, वो आज भी वही माहौल है, ये हम मानकर चल रहे थे और सभी लोगों का ये मानना था। पर जो नतीजे आए हैं ये बिल्कुल इसके विपरीत हैं। पर इसका माने ये नहीं है कि हम हमारे एजेंडे से पीछे हटेंगे। जो हम मुद्दे उठाए थे महाराष्ट्र में चुनाव के वक्त, प्रचार के वक्त, हम संसद के अंदर, संसद के बाहर, महाराष्ट्र में जो हमारे नेता जीते हैं, हमारे जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं चुनाव प्रचार में और वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, इन्हीं मुद्दों के आधार पर संगठन को हम पुनर्जीवित करेंगे। धक्का मिला है ये बिल्कुल जरूरी है, पर ये धक्का दिया गया है। कोई षड्यंत्र है कहीं भी हमें हराने का? तो साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा, आज हमारे लिए कहीं खुशी है, कहीं गम भी है, कहीं जीते हैं, कहीं हारे हैं। पर एक बात निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी की एजेंडा में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। जो सामाजिक मुद्दे हमने उठाए हैं हम उठाते रहेंगे, जो आर्थिक मुद्दे हम उठा रहे हैं हम उठाते रहेंगे। बोडानी का मसला रहेगा, जाति जनगणना की मांग हम करते रहेंगे, संविधान की सुरक्षा के बारे में जो कदम उठाने हैं हम उठाते रहेंगे, उसका जिक्र हम करते रहेंगे। पर पूरा विश्लेषण के बाद ही पता चलेगा कि ये जो अजीब सा नतीजा आया है महाराष्ट्र में, बिल्कुल अजीब, इसका और मैं कोई शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल अजीब है, समझा ही नहीं जा सकता। हाँ, बहुत कुछ लोग कह रहे हैं इसलिए हमने जीता, इसके कारण हम जीते। अभी अभी मैंने देखा प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकास की जीत है। तो ये सब मैं समझता हूं ये इनको जो ज्ञान आई है चुनाव के नतीजे के बाद, ये भाषा नहीं थी चुनाव के नतीजे के पहले। तो ये एक टारगेटेड निशाना बनाकर ये नतीजा निकाला गया है। पर हमारा हौसला कमजोर नहीं हुआ है। हम हारे हैं जरूर, पर हार जीत होती रहती है। हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, जनता की मुद्दे उठाते रहेंगे और संगठन में जो और मजबूती से हमें काम करना है, महाराष्ट्र में खास तौर से जो कदम उठाने हैं, मैं समझता हूं अगले कुछ दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य के जो नेता हैं उनके बीच में बातचीत होगी और जो कदम उठाने हैं उठाते रहेंगे।